अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क की कदीम तरीन सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने मजबूत जमहूरी निज़ाम का मुजाहरा करते हुए नए सदर का इंतखाब कर लिया। आज हुई वोटों की गिनती के बाद जारी किए गए नतीजे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े फर्क से कामयाबी हासिल की और शशि थरूर को हरा दिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 24 बरसों में ये पहला मौका है जब गांधी खानदान का कोई रुकन सदारती ओहदे तक नहीं पहुंचा। इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे सदर थे जो गांधी खानदान से नहीं थे। इस मौके पर उन्हें दूसरे सदारती उम्मीदवार ने शशि थरूर ने जीत की मुबारकबाद पेश की। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा कि उधर भी अपने ही थे सबके सब, इधर भी अपने थे सारे के सारे। तुम जो जीते तो भला क्या जीते, हम जो हारे तो क्या भला हारे। कांग्रेस परिवार की जीत पर सबको बधाई। जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर को उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 7,897। डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। खड़गे ने यहाँ तक का सफर अपनी मेहनत के दम पर तय किया है। वो बुद्ध मत के पैरोकार हैं और कई जबानों पर उबूर रखते हैं। वो कन्नड़ के अलावा मराठी, उर्दू, तेलुगु और हिंदी जैसी 6 दीगर जबानों के भी माहिर हैं। खड़गे कर्नाटका के दूसरे लीडर हैं जो कांग्रेस के कौमी सदर के ओहदे तक पहुंचे हैं। उनसे पहले कर्नाटका के एस निजालिंगप्पा 1968 में पार्टी के सदर बने थे। इसके अलावा खड़गे जगजीवन राम के बाद पार्टी के दूसरे दलित सदर भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी के खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्होंने कानून की तालीम हासिल की। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में मरकजी वजीर मेहनत रह चुके हैं। कर्नाटका में खड़गे को सोलीलादा सरदार यानी नाकाबिले शिकस्त जंगजू के लक़ब से याद किया जाता है। खड़गे ने 2019 में इलेक्शन हारने से पहले अपने 50 साल सियासी करियर में कोई इलेक्शन नहीं हारा। उन्होंने कर्नाटका कानून असेंबली में लगातार 12 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। कर्नाटका की सियासत में कम से कम 3 मौके ऐसे हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे तकरीबन रियासत के वजीर आला बनते बनते रह गए। यूं भी वो ओहदे के पीछे भागने वाले लीडर नहीं हैं और यही वजह है कि हर बार उनकी जगह किसी और को रियासत की कमान सौंपी गई। तहम उन्होंने इस फैसले को आजिजी से कबूल किया और पार्टी के तई अपनी वफादारी पर कोई हरफ नहीं आने दिया। उन्होंने कभी खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार तक नहीं किया। 2013 में खड़गे को कर्नाटका कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के लिए खुफिया रायशुमारी में शिकस्त हुई थी। अगर ऐसा ना होता तो वो वजीर आला बन सकते थे, लेकिन उस इलेक्शन के बाद से आज तक कोई नहीं जानता कि खड़गे उस इलेक्शन में कितने वोटों से हारे या सिद्धारामैया कितने वोटों से जीते। खड़गे की इब्तदाई जिंदगी पर नजर डालें तो कुछ दिलचस्प कहानियां मंजर आम पर आती हैं। कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में खड़गे को अपने वालिद के साथ जिले बीदर में अपने गांव का घर छोड़ना पड़ा क्योंकि निजाम हैदराबाद की निजी फौज ने गांव पर हमला कर दिया था। कहा जाता है कि खड़गे के वालिद एक जरिए मजदूर थे
जब वो खेत से घर वापस आ रहे थे तो देखा कि उनके घर को आग लग गई। इस अफसोसनाक वाक़े में खड़गे की मां और बहन की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद खड़गे ने पड़ोसी जिले गुलबर्गा में सुकूनियत अख्तियार की और वहीं से अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। वो कुलबर्गी में एमएस के मिल में कानूनी मुशीर बने और 1969 में मुत्तहिदा मजदूर संघ के रहनुमा मुंतखब हुए। इसी साल वो कांग्रेस में शामिल हुए और कुलबर्गी सिटी यूनिट के सदर बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1972 में इंतखाबी सियासत में कदम रखा और जिले की गुरु मित्तल रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ा। वो 2008 तक उस सीट से मुंतखब होते रहे जब तक ये सीट महफूज रही। इसके बाद खड़गे ने चितपुर को अपना हल्का बनाया। फिलहाल उनके बेटे प्रियांक खड़गे उस सीट से एमएलए हैं। 2009 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार की तलाश में थी जो कर्नाटका में तेजी से उभरती हुई बीजेपी का मुकाबला कर सके। खड़गे को कुलबर्गी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया और उन्होंने वहां से कई बार यानी 2009 और 2014 में जीत हासिल की। खड़गे बुद्ध मत के पैरोकार हैं और उन्होंने कालाबुरागी में बुद्ध विहारा कायम किया जो बुद्ध मत के मानने वालों का एक रूहानी मरकज है। खड़गे के 5 बच्चे हैं और उन सब के नाम बुद्ध मत या नेहरू गांधी खानदान के नाम पर रखे गए हैं। उनके एक बेटे का नाम राहुल खड़गे भी है। राहुल कहते हैं कि उनके वालिद इख्तिदार में हो या ना हो, उन्होंने हमेशा घर से बाहर रहकर समाजी खिदमत की और उनकी वालदा ने उनकी हकीकी मानों में परवरिश की। आज अपनी जीत के मौके पर खड़गे ने कहा कि उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है जिससे वो अपनी पूरी सलाहियतों के जरिए निभाने की कोशिश करेंगे। में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद। कांग्रेस की रुखसत पजीर सदर सोनिया गांधी पार्टी के नवमुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सदारती इंतखाब में जीत पर मुबारकबाद देने के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंची। सोनिया गांधी के साथ पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने खड़गे की अहलिया राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। आज राहुल गांधी ने भी खड़गे को जीत की मुबारकबाद पेश की और कहा कि कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जो जमहूरी तरीके से काम करती है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में चाशुंबे के रोज भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी। केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मंगल की रात को अडोनी डिवीजन के छग्गी गांव में कायम कैंप के नजदीक खुसूसी तौर पर तैयार की गई बस में आराम किया और आज सुबह बनवासी गांव के लिए पैदल चलना शुरू किया। राहुल गांधी ने दोपहर बाद ब्रेक के बाद यात्रा अपनी जारी रखी। राहुल गांधी 21 अक्टूबर तक कर्नाटका में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। इस दौरान वो 119 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चाशुंबे को इल्जाम आयद किया कि जातों की दर्जाबंदी, खवातीन को मर्दों के ताबे रखना और मजहबी हुदूद पर हिंदुस्तान की तकसीम ही बीजेपी के मकासद में शामिल है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिले कर्नूल के अदोनी में अखबारी नुमाइंदों से बात की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के 2-3 मकासद हैं, जिनमें लोगों में तकसीम करो और फूट डालो के अलावा कुछ और नहीं। Of the dollar price. It is a question of how you look at the Indian economy and how you think about the Indian economy. The BJP's policies have completely destroyed the strength of the Indian economy. And I'll lay out for you why. Job creation in our economy has always happened on the back of small and medium businesses, on the back of a strong agricultural sector. And demonetization and GST have destroyed both these systems. You can speak to any farmer, they will tell you that for the first time in their life, they are paying GST on farming instruments, on fertilizer, etc. And any small businessman will tell you the devastation that has been caused. Thousands and thousands and thousands, I would say lakhs of them, have gone out of business. So India's ability to create jobs has been crippled. At the same time, massive transfer of wealth is taking place from the poor people and from the middle class to a handful of really rich business people. As you must be aware, the second richest or now the third richest man in the world is Indian. And he is a close associate of the Prime Minister, a friend of the Prime Minister, and everybody understands exactly how he's become the third richest man.
मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यकसान सिविल कोड के निफाज के लिए दायर की गई मफाद आमा की अर्जी काबिल समाअत नहीं है और पार्लियामेंट को यकसान सिविल कोड से मुताल्लिक़ कानून बनाने की हिदायत नहीं दी जा सकती। अर्जी में तलाक की बुनियादों को तमाम मज़ाहिब के लिए यकसान करने से लेकर नान नफ़क़ा, शादी की उम्र और विरासत से मुताल्लिक़ हुकूक में यकसानियत लाने का मुतालबा किया गया। अर्जी की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 5 सितंबर को जवाब दाखिल करने को कहा था। मरकजी वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए हिदायत जारी नहीं कर सकती। इस मामले में PIL यकसान सिविल कोड के लिए कानून साजी से मुताल्लिक है और ये अर्जी काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2020 से अब तक ऐसी 5 अर्जियों पर नोटिस जारी कर चुका है। यूँ तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के पर्सनल लॉ को यकजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जियाँ दायर की गई हैं, ताहम तमाम अर्जियों का मवाद मजमूई तौर पर कॉमन सिविल कोड से मुताल्लिक है। दायर की गई एक अर्जी में कहा गया कि तलाक के मामले में सभी के लिए एक ही बुनियाद होनी चाहिए। एक और दरखास्त में कहा गया कि नान नफ़क़ा के मामले में यकसा बुनियाद होनी चाहिए और गुजारे के लिए दी जाने वाली यकमुश्त रकम के मामले में यकसानियत लाई जानी चाहिए। मजहब और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये अर्जी में कहा गया था कि एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप एक्ट को मुल्क भर में तमाम मज़ाहिब के लिए यकसान सनफी गैर जानिबदार मजहब को गैर जानिबदार बनाया जाए। गोद लेने और सरपरस्ती एक्ट को यकसान बनाने और शादी की उम्र बराबर करने की भी दरख्वास्त की गई थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में ऐसा फैसला जारी नहीं किया जा सकता कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए। ये एक पॉलिसी साज फैसला है और मुंतखब नुमाइंदे इस पर फैसला करते हैं। आइन का आर्टिकल 44 यकसान सिविल कोड के बारे में बात करता है और ये पॉलिसी का हिदायती उसूल है और इसमें कहा गया कि रियासत यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोशिश करेगा। इसके पीछे मुल्क में सेकुलरिज्म के हुसूल का मकसद है। इस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब के पर्सनल लॉज हैं जिन्हें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाना है। ये मामला बहुत ही सास और अहमियत का हामिल है और इस मौजू और पर्सनल लॉ का मामला गहराई से मुतालिया का मुतकाज़ी है। वजारत ने अदालत को बताया कि हुकूमत इस बारे में चौकस और मुहतात है और 21वें लॉ कमीशन इस मामले को तफसील से देख रहा है। बिल्किस बानो के इज्तिमाई असमत दरी और उसके अहले खाना को कत्ल करने के जुर्म में सजा याफ्ता 11 कैदियों में से 10 कैदी 1000 दिन से ज्यादा के लिए जेल से बाहर थे। वाज़ेह रहे कि 10वें मुजरिम ने भी 1000 न सही लेकिन 998 दिन जेल से बाहर गुजारे। उनमें से एक इस यौम आज़ादी के मौके पर मुजरिमों की रिहाई से कबल 1500 दिनों तक जेल से बाहर था। रमेश चंद्राना ने 1198 दिन की पैरोल छुट्टी और 378 दिन की फरलो जेल से मुजरिमों की खलील मुद्दती आर्जी रिहाई का लुत्फ उठाया, यानी जेल से बाहर कुल 1576 दिन गुजारे। दस्तावेज से पता चलता है कि 2 दीगर 1200 दिनों से ज्यादा जेल से बाहर रहे। इस साल की शुरुआत में मरकज की मंजूरी के बाद मुजरिमों को वक्त से पहले रिहा कर दिया गया था। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हालांकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एक खुसूसी अदालत ने घिनौने जुर्म के इर्तिकाब के लिए उनकी रिहाई की मुखालिफत की थी। दस्तावेजात से पता चलता है कि वजारत दाखिला की मंजूरी 11 जुलाई को आई थी, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 2 हफ्ते पहले ही मरकज को दरख्वास्त दी थी। उनकी रिहाई ने गुजरात में एक सियासी तूफान बर्पा कर दिया है। मुजरिमों की रिहाई को चैलेंज करने वाली 3 दरखास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में गुजरात हुकूमत ने कहा कि मुजरिम 14 साल से जेल में थे और उनका रवैया अच्छा पाया गया। दस्तावेजात से पता चल रहा है कि CBI ने पिछले साल उनकी क़ब्ल वक्त रिहाई की मुखालिफत करते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया जो घिनौना और संगीन है। एक स्पेशल जज ने भी रिहाई की मुखालिफत की थी, जैसा कि नोट किया कि जुर्म सिर्फ इस बुनियाद पर किया गया था कि मुतासरीन का ताल्लुक एक खास मजहब से है। इस मामले में नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। स्पेशल जज आनंद एल यावलकर ने गुज़िश्ता साल मार्च में गोधरा सब जेल के सुपरिंटेंडेंट को लिखे गए खत में कहा था कि ये नफरत अंगेज जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म की बदतरीन शक्ल है। ये माशरे के शऊर को मुतासिर करता है। बिल्किस बानो सिर्फ 21 साल की थी जब उन्हें एक हुजूम ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उनकी 3 साला बेटी समेत उनके खानदान के 14 अफराद को कत्ल कर दिया। कसूरवारों को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काश्मीर को कहा कि गुजरात के बनासकांठा जिले में बनाया जाने वाला
डीजा एयरबेस मुल्क के लिए सिक्योरिटी का एक मौसर मरकज साबित होगा और वहां से मगरबी सरहद से किसी भी मुहिमजोई का सख्त जवाब दे सकेंगे। मोदी ने 12वें दिफाई नुमाइश के दौरान 1000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले बनासकांठा में दिशा एयरबेस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद हमने डीसा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला किया और हमारी अफवाज की ये उम्मीद आज पूरी हो रही है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात, एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क में सयाहत के वसी इम्कानात का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कुदरती वसाइल, तारीखी मकामात, आसार खदीमा की यादगारों और मजहबी मकामात से भरा हुआ मुल्क है जो आलमी सतह पर सयाहत के लिए मशहूर है। आज विज्ञान भवन में सयाहत के वजारत के जेर एहतमाम सयाहती पुलिस पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शुरा से खिताब करते हुए बिरला ने इस ख्याल का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि आज के दौर में सयाहत सिर्फ सफर तक महदूद नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान रूहानियत, योगा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के मरकज के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। जी ने बताया कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां पर प्राकृतिक संसाधन है, आध्यात्मिक संस्कृति है, ऐतिहासिक पुरातत्व के हमारे कई स्मारक हैं, हमारे यहाँ पर एडवेंचर है और विविधताएं हमारे देश के अंदर है जितनी विश्व के अंदर कहीं नहीं है। दुनिया का जैसा पर्यटक चाहे वैसी विविधताएं भारत के अंदर है। इसलिए दुनिया के अंदर भारत पर्यटक के रूप में एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। केवल आवश्यकता है कि इसको हम, जो हमारी संस्कृति है, हमारे स्मारक हैं, हमारी संस्कृति है, आध्यात्मिक है, दुनिया के अंदर आज भी केवल पर्यटक घूमने जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर्यटक अपने
घूमने के अलावा यहाँ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज शुमाली बंगाल से अपने ताल्लुकात और जज्बाती रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल की तकसीम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की कोई तकसीम नहीं होगी और हम मिलकर साथ रहने में यकीन रखते हैं। शुमाली बंगाल से मेरा प्यार है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं शुमाली बंगाल की राजबंसी जबान भी जानती हूँ। सिलीगुड़ी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने माल बाजार वाक़े के तमाम खानदानों के लिए मुलाजिमतों का बंदोबस्त किया जो काम करना चाहते हैं। इस वाक़े से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और इससे कबल ममता बनर्जी ने माल बाजार वाक़े में हलाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की। इसके अलावा नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने वालों को भी इनामात से नवाजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चाशुमे को कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टियों और लीडरों को तालीम और स्कूलों के बारे में बात करना पड़ा है। मोदी के गांधीनगर गुजरात के एक स्कूल के दौरे पर तंज करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टियाँ और लीडरों को तालीम और स्कूलों के बारे में बात करना पड़ा है। आज मैंने देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे, उन्होंने अपने भाषण में भी शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफ़ी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूँ कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में, 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को। आम आदमी पार्टी के एमएलए राजकुमार आनंद दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत में वजीर बनेंगे। सीएम केजरीवाल ने इस बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। आनंद राजेंद्र पाल गौतम की जगह लेंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। मंगल को सदर जमहूरिया ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। गाजियाबाद में 35 साल के जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, अचानक अटैक आया और बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोग अस्पताल उन्हें ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। ये पूरे वाक़े का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फ्रांस में काफ़ी पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एहतजाजी बढ़ती महंगाई, गैस और ऑयल के प्राइसेस में इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा, इन मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और साथ ही यूरोपियन पॉलिसीज के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है, जिसके तहत यूक्रेन को माली मदद फ्रांस कर रहा है।
आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।